कहानी की शुरुआत एक अम्यूजमेंट पार्क को दिखाकर होती है जहां कई साल पहले 5 बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। जिसके बाद उस पार्क को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहां लोग रहस्यमय ढंग से मर रहे थे। अब इसके पीछे कोई आत्मा है या कोई और, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत में एक सिक्योरिटी रूम को दिखाया जाता है जहां गार्ड किसी को देखकर डरा हुआ था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके पीछे हम एक भयानक आकृति देखते हैं। गार्ड दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता और उसके पीछे वो भयानक चीज आती है। जिसके बाद अगले सीन में गार्ड को हम एक चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं जहां एक मशीन चालू होकर उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी, जिसमें कई ब्लेड लगी हुई थी। जिसके बाद हमें गार्ड की चीख सुनाई देती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक दिखाया जाता है जो एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। माइक की एक बहन थी जिसका नाम एबी है और वो थोड़ा जिद्दी थी और उसे ड्राइंग करना पसंद था। माइक की अपनी गलती से उसकी जॉब चली जाती है और वो नई जॉब के लिए करियर काउंसलर स्टीव से मिलता है, जो माइक के गुस्से से परेशान था क्योंकि माइक ने पिछले कुछ महीनों में कई जॉब चेंज कर डाली थी। वो कहीं भी टिक कर काम नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी स्टीव उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बताता है। मगर उसकी टाइमिंग रात में होने के कारण माइक उस जॉब के लिए मना करता है और अपने घर आता है, जहाँ पर वो घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका देखता है। घर के अंदर हम मैक्स नाम की लड़की को देखते हैं जो एबी की बेबी सिटिंग किया करती थी जब माइक घर में नहीं होता था। फिर रात में जब माइक सोने की तैयारी करता है तो वो अपने छत पर लगे एक पोस्टर को देखते हुए सो जाता है, जहाँ वो एक सपना देखता है जिसमें माइक अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए गया था और माइक की माँ उसे अपने छोटे भाई गैरेट पर नजर रखने के लिए कहती है। यहाँ माइक अपने बाइक को एक कार में देखता है जिसे किसी ने अगवा कर लिया था। माइक उस कार के पीछे भागता है और यहाँ माइक की नींद खुल जाती है। माइक अपने भाई के गायब होने का कारण खुद को मानता था और इसलिए वह एबी का ख्याल ढंग से नहीं रख पा रहा था। इसका फ़ायदा उसकी आंटी जेन उठाती है और वो माइक से एबी की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाने की बात करती है। माइक इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि उसकी आंटी को एबी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एबी के लिए सरकार से मिलने वाले पैसों के लालच में थी। इसलिए माइक स्टीव को फ़ोन करके कहता है कि वो नाइट में जॉब करने के लिए तैयार है। यहाँ स्टीव उसे उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि ये जगह 80 के दशक में बच्चों की फेवरेट थी, मगर किसी कारण से वो जगह कई सालों से बंद पड़ी थी और वहाँ का ओनर उसे तोड़वाना भी नहीं चाहता क्योंकि ओनर को उस जगह से लगाव था। उस जगह पर कई लोगों ने घुसने की कोशिश की है और माइक का यही काम था कि बाहरी लोगों को उस जगह में घुसने से रोके। माइक अपनी जॉब शुरू करता है और सिक्योरिटी रूम में कैमरे की मदद से पूरे अम्यूजमेंट पार्क पर नजर रखता है। उस जगह पर माइक की पहली रात थी। यहाँ माइक एक कैसेट को प्ले करता है जिसमें उस जगह के बारे में जानकारी थी कि वो अपने समय में बच्चों में लोकप्रिय जगह थी। यहाँ बच्चे अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते थे और वहीं आधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने टॉय रोबोट बनाए जिन्हें बच्चे पसंद करते थे, क्योंकि ये रोबोट्स इंसानों के जैसे हरकत कर सकते थे। मगर यहाँ पर वो कैसेट चलते चलते रुक जाती है। फिर माइक उस जगह को देखने के लिए निकलता है जहाँ पर वो कोई आवाज़ सुनता है। आवाज़ के डायरेक्शन में जाने पर वो एक पर्दे के पीछे कई सारे टॉयज रोबोट को देखता है। जिसके बाद माइक की सिक्योरिटी रूम में आंख लग जाती है और वो दोबारा से अपने भाई का सपना देखता है। मगर इस बार उसके सपने में 5 बच्चे भी मौजूद थे और वो सभी बच्चे अलग होकर भागने लगते हैं, जिसके पीछे माइक भी भागता है। मगर यहाँ माइक की नींद खुल जाती है। ड्यूटी पूरी करके माइक घर आता है और एवी के पास बैठता है। इधर एक कॉफ़ी शॉप में मैक्स और उसका दोस्त आंटी जैन से मिलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स आंटी जैन के लिए काम करती थी, जिसे माइक के घर में उसके बुरे हालातों के सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, ताकि आंटी जैन उन सबूतों को कोर्ट में पेश करके एबी की कस्टडी को आसानी से हासिल कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें मैक्स और उसका दोस्त माइक के काम करने की जगह पर जाएंगे और वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, जिससे माइक की जॉब चली जाएगी और एबी की कस्टडी आंटी जैन को मिल जाएगी और जिसके बदले जैन उन दोनों को कुछ पैसे भी देगी। फिर रात में माइक अपनी जॉब पर था जहाँ हम टीवी स्क्रीन पर एक भयानक आकृति की परछाई देखते हैं। यहाँ माइक अपने काम पर सो जाता है और फिर से वो वही सपना देखता है जिसमें उसके पीछे वही 5 बच्चे खड़े थे। माइक उन बच्चों से अपने भाई के बारे में पूछता है लेकिन वो सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। माइक एक बच्चे को रोकता है लेकिन वो बच्चा माइक को चोट पहुँचाता है, जिससे माइक की नींद खुल जाती है और वहाँ पर वो बहुत सी अजीब चीज़ें होते हुए देखता है, जिन्हें बंद करने के लिए वो मेन स्विच को ऑफ करके ऑन करता है, जिससे वहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। मगर तभी उसे स्क्रीन पर दरवाजे के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ी दिखाई देती है। यहाँ माइक आकर दरवाज़ा खोलता है जहाँ ऑफिसर अपना नाम मनीषा बताती है
वनीसा माइक के हाथ पर लगी चोट को देखती है, जिस पर वो बैंडेज करती है। वनीसा को इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता था, वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। वो माइक से कहती है कि आज रात तुमने यहाँ पर कुछ गलत होते हुए देखा है क्या, जिस पर माइक उसे मना करता है। फिर वनीसा माइक को उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है कि 80 के दशक में यहाँ से कई बच्चे गायब हो गए थे। और उसके बाद वनीसा बटन दबाती है और यहाँ पर्दा हटता है, जहाँ सभी टॉय रोबोट परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद अगले दिन मैक्स का दोस्त जेफ और उसके दोस्त माइक की काम करने की जगह पर आते हैं। यहाँ सिक्योरिटी रूम में इक्विपमेंट अपने आप चालू हो जाते हैं और हम एक टॉय रोबोट में हलचल होते हुए देखते हैं। पार्क के अंदर वो तीनों अलग अलग होकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और कीमती सामान को लूटने लगते हैं। वहीं कार्ल किचन में तोड़फोड़ चालू रखता है, जहाँ उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। कार्ल आगे बढ़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, मगर उसके पीछे एक टॉय रोबोट खड़ा होता है जो कार्ल पर हमला करता है। कार्ल की चीख सुनकर उसका साथी वहाँ आता है, लेकिन उसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागकर एक कमरे में आकर छिपता है, जहाँ उसके पीछे भी एक टॉय रोबोट खड़ा होता है और वो उसके हाथों मारा जाता है। फिर लास्ट में वहाँ जेफ बचता है, जो एग्जिट डोर से जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता और यहाँ एक रोबोट उस पर आकर हमला करता है और उसे मार देता है। अपने दोस्तों के बाहर ना आने पर मैक्स अंदर आती है, जहाँ उसे एक बच्चा दिखाई देता है और मैक्स उसके पीछे जाती है। यहाँ उसे एक टॉय रोबोट खड़ा दिखाई देता है, जिसके अंदर से बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मैक्स उसे देखने के लिए रोबोट के पास आती है। यहाँ वो रोबोट मैक्स के दो टुकड़े कर देता है। इधर माइक के घर पर वनीसा उससे मिलने आती है, जहाँ पर वो एबी से भी मिलती है। फिर वनीसा माइक को बताती है कि उस अम्यूजमेंट पार्क में कोई कुछ आया था और उसे वहाँ से माइक की दवाई मिलती है। माइक उस दवाई को लेने का कारण वनीसा को बताता है कि जब वो 12 साल का था, तब उसके छोटे भाई गैरेट को किसी ने उसके सामने से अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसका भाई कभी नहीं मिला और ना ही अगवा करने वाला पकड़ा गया। लेकिन माइक ने किडनैपर को देख लिया था और इसलिए वो हर रात सपने में उस घटना को याद करता, ताकि उसे किडनैपर की शक्ल याद आ जाए, जिसके लिए वो नींद की दवाई देता था। फिर अगले सीन में माइक मैक्स को फ़ोन करता है एबी की बेबी सिटिंग के लिए, लेकिन मैक्स फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो तो मारी जा चुकी थी। इसलिए माइक एबी को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है, लेकिन अंदर की तोड़फोड़ को देखकर माइक परेशान होता है। पहले माइक एबी को सिक्योरिटी रूम में सुनाता है और उसके बाद खुद उस जगह की सफाई में लग जाता है। सफाई के बाद माइक भी सो जाता है, जहाँ एबी को बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। एबी उस आवाज़ के पीछे सिक्योरिटी रूम से बाहर आती है और उन बच्चों को बुलाती है, जहाँ हमें अंधेरे में रोबोट की आंखें चमकती दिखाई देती हैं। वहीं सपने में माइक उन बच्चों में से एक के पास आता है और उस बच्चे से अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो बच्चा माइक से कहता है कि अगर हमने उसके बारे में बता दिया तो तुम हमें क्या दोगे, जिस पर माइक उन्हें कुछ भी देने के लिए कहता है। जिसके बाद उसे एबी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। सपने से उठने के बाद माइक एबी को देखने के लिए बाहर आता है, जहाँ एबी रोबोट से घिरी हुई थी। यहाँ माइक समझता है कि एबी खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए कुर्सी उठा लेता है, मगर एबी वहाँ आकर माइक को रोकती है और उसे पहले फ्रेडी से मिलाती है और उसे बचे 3 रोबोट के नाम बताती है, जो थे बॉनी, फॉक्सी और चीका। ये चारों ही एबी के दोस्त बन गए थे, लेकिन माइक को लगता है कि उन रोबोट को कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसे माइक बाहर आने के लिए कहता है। मगर एबी माइक को बताती है कि ये सभी हमारे साथ खेलना चाहते हैं और इन्हें मेरी ड्राइंग पसंद है, जो एबी बनाकर बोनी के हाथ में रखती है और उसे जाने से पहले फ्रेडी को हक करती है। माइक एबी को घर लाता है, जहाँ पर माइक की नज़र एबी की ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें उसने उन चारों रोबोट को ड्रॉ किया हुआ था। फिर माइक एबी से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, जहाँ एबी उसे बताती है कि वो सभी भूत हैं और वो उन रोबोट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ माइक एबी को ड्राइंग दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, जहाँ पर एबी उसे बताती है कि उसके दोस्तों ने गैरेट के किडनैप होने के बारे में बताया था और वो एक पीले खरगोश की बात करते थे। इधर फ्रेडी फेजवियर में वनीसा बच्चों के द्वारा बनाए गए पीले खरगोश की ड्राइंग देख रही थी, जहाँ माइक एबी के साथ वहाँ आता है और वो तीनों उन सभी रोबोट्स के साथ काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। फिर मॉर्निंग में जाते हुए वनीसा माइक से कहती है कि वो दोबारा एबी को इस जगह ना लाए। वनीसा कुछ तो जानती थी उस जगह के बारे में, जो वो माइक से छिपा रही थी। माइक को यहाँ एहसास होता है कि वो एबी की जान खतरे में डाल रहा है उस जगह पर ले जाकर, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि एबी की कस्टडी वो आंटी जैन को दे देगा। इसे माइक ने एबी का ध्यान रखने के लिए घर बुलाया था। एबी आंटी जैन को देखकर खुश नहीं थी, वो माइक से नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर माइक अकेले ही अपने काम पर आता है और नींद की दवा खाकर सो जाता है।
जिसके बाद माइक अपने सपनों में होता है, लेकिन इस बार सपना थोड़ा अलग होता है। यहाँ माइक के माता पिता उससे बात करते हैं और गैरेट भी अगवा नहीं हुआ था। यहाँ उन बच्चों ने माइक के सपने को बदल दिया था और माइक के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि माइक ये सपना रोज देख सकता है और अपने भाई गैरेट के साथ समय बिता सकता है, लेकिन उन्हें उसके बदले एबी चाहिए। यहाँ माइक उनकी बातों में आकर इस डील को मान जाता है, लेकिन फिर माइक को एहसास होता है कि वो बीते हुए कल को बदल नहीं सकता और ना ही गैरेट को बचा सकता है, और उसे यहाँ एबी का ख्याल आता है। यहाँ माइक उस डील के लिए मना करता है, जिसके बाद वो बच्चे एक एक करके माइक पर हमला करके उसे घायल करते हैं। और यहाँ माइक जब जागता है तो खुद को चेयर पर बंधा पाता है और एक चालू मशीन उसकी तरफ बढ़ रही थी। माइक अपने आप को आज़ाद करवाता है और यहाँ माइक ज़मीन पर पड़ी कई लाशों को देखता है जिन्हें उन बच्चों ने रोबोट के जरिए मारा था। माइक वहाँ से भागता है और बाहर जाने के दरवाजे को खोलता है। जहाँ फॉक्सी उसके पीछे आता है। फिर हमें अगले सीन में माइक का घर दिखाया जाता है, जहाँ आंटी जेन टीवी देख रही थी और उनके पीछे फ्रेडी खड़ा होता है। यहाँ एबी को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो बाहर आती है। वो फ्रेडी को अपने सामने देखती है। यहाँ उस बच्चे की आत्मा एबी को अपने साथ ले जाने आई थी और वो दोनों टैक्सी में बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए चले जाते हैं। इधर माइक को होश आता है, जहाँ पर वेनिसा ने उसकी मरहम पट्टी की हुई थी, क्योंकि वेनिसा को माइक घायल हालत में अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिला था। यहाँ माइक वेनिसा को बताता है कि उन बच्चों ने मुझे मारने की कोशिश की और अब वो एबी के पीछे हैं। ये सुनकर वेनिसा माइक को सच बताती है कि वो बच्चे एबी को अपनी तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब 80 के दशक में वो बच्चे गायब हो गए थे तो उन्हें अगवा करने वाले इंसान ने उन सभी बच्चों को मार दिया और उनकी लाशों को उन रोबोट के अंदर छिपा दिया था ताकि पुलिस उन्हें कभी ढूंढ ना पाए, और इसलिए उन बच्चों की आत्मा उन रोबोट को कंट्रोल करती हैं। और इसी के साथ वेनिसा माइक को एक और सच बताती है कि उन गायब हुए बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है। यहाँ वेनिसा माइक को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें उसके पिता ने एक पीले खरगोश की पोशाक पहनी थी। माइक उस फोटो में वही खिलौना वेनिसा के पास देखता है जो कभी गैरेट के पास था। इससे माइक को पता चल जाता है कि गैरेट को मारने वाला वेनिसा का पिता है। वेनिसा को अपने पिता के करतूतों का पता था, लेकिन उनके डर से वो किसी को बता नहीं पाई। उधर एबी की जान खतरे में थी, जिसे बचाने के लिए माइक तैयारी करता है और वेनिसा की गाड़ी से अम्यूजमेंट पार्क आता है। जहाँ वो पीछे के रास्ते से अंदर आता है, वहीं चीका एबी को अपने साथ ले जाता है। इधर माइक स्टेज पर छिपकर पानी गिराने लगता है और फिर वो ट्रेजर गन का इस्तेमाल करता है, जिससे फ्रेडी और बोनी की मशीन का सर्किट उड़ जाता है। उधर चीका एबी को उठाकर मशीन के अंदर डालने ही वाला होता है, मगर तब तक माइक वहाँ आ जाता है और ट्रेजर की मदद से वो चीका की मशीन का सर्किट उड़ा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर वेनिसा के पिता की एंट्री होती है, जिन्होंने पीले खरगोश की पोशाक पहनी थी। माइक उसे रोकने के लिए ट्रेजर गन का इस्तेमाल करता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेनिसा के पिता माइक की धुलाई करना शुरू करते हैं। वहीं एबी छिपी हुई थी, जिसे ढूंढने के लिए फॉक्सी वहां आता है, लेकिन तभी वेनिसा वहां आकर एबी को बचा लेती है। उधर वेनिसा के पिता माइक के सामने ये रिवील करते हैं कि उसने ही गैरेट को मारा था और आज वो उसकी बहन को भी मार देगा। इसके बाद वेनिसा के पिता माइक को मारने ही वाले थे, लेकिन वेनिसा वहां आकर उन्हें रोकती है और यहाँ वेनिसा के पिता अपने सिर से मुखौटा हटाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये वही स्टीव है जिसने माइक को यह जॉब ऑफ़र की थी। यहाँ वेनिसा अपने पिता को रोकने के लिए उन पर गोली चलाती है और इससे गुस्सा होकर स्टीव वेनिसा को चाकू मार देता है। वहीं माइक एबी को कहता है कि अपने दोस्तों को सच बताओ कि उनका कत्ल करने वाला वो पीला खरगोश है। फिर एबी जल्दी से एक ड्राइंग बनाती है और ड्राइंग को ले जाकर बोर्ड पर लगाती है, जिसमें वो पीला खरगोश उन बच्चों को मार रहा होता है और ये ड्राइंग सभी बच्चे देख लेते हैं। यहाँ एबी स्टीव से कहती है कि ये सभी जान गए हैं कि तुम इनके कातिल हो, जिसके बाद वो बच्चे स्टीव को घेर लेते हैं और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। माइक वेनिसा और एबी के साथ उस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक वेनिसा से मिलने हॉस्पिटल आया है और वहीं अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों की आत्मा स्टीव को टॉर्चर करती है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।